हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। काम और कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या में किसे श्रमिक और किसे उत्पादक या उत्पादक का या काम करने वाला माना जाए, यह बहुत उलझन वाला सवाल है। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, इससे काम का स्वरूप बदलते रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे रहते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका ठीक हल तो नहीं निकाल सकता है, मगर हमारा जनगणना आयोग उसके लिए एक कामचलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम और आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी को छोड़कर साथ जोड़ करके देखा गया। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्वरूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन की इसी श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल है। इस तरह उपरोक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी ही तरह से खेती या दूध का उत्पादन में लगे हुए, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन दैनिक घरेलू काम करने वाले जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम में नहीं माना गया है। उत्पादक श्रम किसे माना जाए, श्रमिक या उत्पादक करने वाला किसे माना जाए, इस पर बहुत ही उलझन वाला सवाल है ये कि कौन श्रमिक है, कौन काम करने वाला है और कौन नहीं है। तो जनगणना में इसे किस तरह से गिना जाए, क्योंकि भारत में अधिकांश लोगों के पास पूरे वर्ष के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। कभी उन्हें रोजगार प्राप्त होता है और कभी वे बेकार बैठे रहते, तो इन्हें किस श्रेणी में रखा जाए आदि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके में जनगणना करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए जनगणना आयोग ने इसकी एक कामचलाऊ परिभाषा निकाली है। ये 2011 में जनगणना के मुताबिक काम का आर्थिक स्वरूप जो है उसे उत्पादक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाए। इसमें सुपरवाइजरी और निर्देशन कार्य भी शामिल है और ऐसे भी कार्य शामिल हैं जो अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत खेती और दूध उत्पादन कार्यों को भी श्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, किंतु घरों में खाना पकाने के लिए, बच्चे संभालना, घर की साफ सफाई आदि कार्य जो किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उसे उत्पादक या श्रम की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोगों में उत्पादक काम नहीं लगे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है, यहाँ 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादन कार्य में लगे हैं और लगभग 16% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य में करते हैं। लगभग 52% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। उत्पादक का अर्थ है जहाँ हम श्रमों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे उद्योगों में काम करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, ये सभी उत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है। भारत में 30% लोग उत्पादक काम में लगे हैं, 10% जो है आंशिक रूप से उत्पादन के कार्य में लगे हैं, जबकि 60% लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं। और इस 60% में हम सेवा कार्यों को भी ले सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत थोड़ा सा फर्क है। यहाँ 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादक का काम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य अधिक होता है और पशुपालन का कार्य भी अधिक किया जाता है। और लगभग 16% लोग जो हैं वह आंशिक रूप से उत्पादन का कार्य करते हैं और 52% लोग जो हैं उत्पादन का काम नहीं करते हैं। अगला देखते हैं साक्षरता। 2011 में जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.04% थी, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति जो हैं पढ़े लिखे थे। अगर आप हाल की जनगणना के आंकड़ों की ओर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में इस दिशा में काफ़ी
प्रगति हुई है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता का महज 18% थी, अर्थात 100 में से 82 लोग निरक्षर थे, वहीं 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर के 64.84 हो गया है। साक्षरता का अर्थ है बच्चों की किसी भी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। साक्षरता अर्थ अक्षर ज्ञान। भारत में अभी भी साक्षरता का प्रतिशत जो है कम है। आज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत 74.4% है, जबकि यह आंकड़े जो है स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो इसका प्रतिशत केवल 18% था। प्रतिशत को हम 100 में गिनते हैं, इसलिए यदि हम 100 के प्रति देखें तो 100 में से 82 लोग निरक्षर थे और केवल 12 लोग ही पढ़े लिखे थे, 18 लोग ही पढ़े लिखे थे। यह आंकड़ा जो है स्वतंत्रता के समय का है, 1947 के बाद की स्थिति है और 2011 में 74.04% हो गया है। इसकी अच्छी इस दिशा में भारत में अच्छी प्रगति हुई है, यह हम कह सकते हैं। और 2011 के अनुसार 2001 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो था 64.84% था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 50-60 वर्षों में भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो है में काफ़ी प्रगति हुई है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता का दर 74% से ऊपर हो गई है, पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भी भिन्नता पाई जाती है। जहां पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों का स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है, जैसे कि एक तरफ जहां केरल है जिसमें 93.93%, मिजोरम 91.58%, त्रिपुरा 87.875% औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से उच्च है। वहीं दूसरे अन्य राज्य हैं जहां बिहार 63.82, राजस्थान 67.06 और झारखंड 67.65% ऐसे राज्य हैं जहां की साक्षरता का प्रतिशत जो राष्ट्रीय औसत दर से भी कम है। भारत में हमारे जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भले भारत में 74% की जनसंख्या शिक्षित है, परंतु इसमें भी राज्य के अनुसार और लिंग के अनुसार साक्षरता के प्रतिशत में परिवर्तन पाया जाता है। जहां पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 82.14 है, वहीं महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है 65.46%। इसी प्रकार साक्षरता की भिन्नता प्रत्येक राज्य में भी दिखती है। जहां केरल, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य हैं जिनमें साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, औसत राष्ट्रीय प्रतिशत से भी अधिक है, वहीं बिहार, राजस्थान, झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर की साक्षरता का प्रतिशत औसत राष्ट्रीय प्रतिशत से भी कम है। छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत आप लोग ज्ञात करके रखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो बच्चों, इस प्रकार से साक्षरता में जो औसतन बढ़ोतरी हुई है 1947 के बाद स्वतंत्रता के पश्चात, उसका श्रेय हमारे देश की सरकार जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे अधिक से अधिक लोग साक्षरता अभियान में शामिल हो सकें या साक्षरता में साक्षर हो सके। वहीं कुछ राज्यों में भी अधिक प्रगति हुई है, परंतु यह बहुत ही दुख का विषय है कि महिला और पुरुषों के साक्षरता के प्रतिशत में बहुत अंतर प्रातः मिलता है, देखने को मिलता है। 82.14 पुरुषों का है और 65.46% महिलाओं का है। कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसी वजह से महिला जो है शिक्षित नहीं हो पाती है और वह मुख्य धारा से अलग हो रही है। हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना होगा कि महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षरता या साक्षर बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।